वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये स्टोरी पसंद आ रही हो और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक करवा देना। जैसे ही 50 लाइक हो जाएगा वैसे ही नया एपिसोड आ जाएगा। 11 खून की होली। अब तक दोबारा वर्तिका के मुंह से चाइना का जिक्र सुनते ही बेला को अचानक अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ना चाहते हुए भी एक पल के लिए बेला के दिमाग में ली हुआ का ख्याल आ गया, मगर बेला ने तुरंत ही अपने इस ख्याल के दिमाग से बाहर निकाल फेंका। अब आगे अगर कोई बेला से कह देता कि कार्तिक ने पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दिया है तो बेला इस बात पर भी यकीन कर लेती, मगर कार्तिक उसे चीट करेगा, इस बात के बारे में बेला शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वर्तिका का गाल सहलाते हुए बेला ने पूछा, बेबी क्या आप कुछ खाओगी? भूख लगी है आपको? नहीं मॉमी, डैडी ने ऑलरेडी मुझे खिला दिया है, मेरी टमी फुल है, बिल्कुल फुल, मुझे अभी बस सोना है। क्या मैं आपकी गोद में सो जाऊं? ऑफ कोर्स बेबी, ये भी कोई पूछने की बात है, आप आराम से सो जाओ। बेला की हामी सुनते ही वर्तिका ने अपना छोटा सा चेहरा बेला के सीने में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। रात गहरी हो चली थी और वर्तिका को तेज नींद भी आ रही थी, इसीलिए वो जल्दी ही सो गई। बेला ने वर्तिका के बालों में अपनी सुंदर नाजुक उंगलियां चलाते हुए बिन से पूछा, चाइना में आज कुछ होने वाला है क्या? जवाब में बिन ने एकदम से मुस्कुराकर कहा था, मैं तो आपको इस तड़की भड़कती न्यूज के बारे में बताना भूल ही गया था। वो चाइना का प्रेसिडेंट माओ जेडोंग है ना, उसने 5 साल पहले रॉकवेव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रॉकवेव ने उसे चाइना का प्रेसिडेंट बनने में मदद करा, बदले में 5 साल पूरा होने के बाद उसे खुद पॉलिटिक्स को छोड़ देना था। हालांकि प्रेसिडेंट बनने के बाद माओ जेडोंग आम लोगों की तरह ही लालची हो गया। पॉलिटिक्स छोड़ने के बजाय उसे चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में ही मॉडिफिकेशन करके खुद को आजीवन चाइना का प्रेसिडेंट बना लिया, और इसके साथ ही उस बेवकूफ इंसान ने रॉकवेव के खिलाफ लड़ने के लिए विद्रोहियों का गुट भी बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने ब्लैक नोटिस तक को नजरअंदाज कर दिया। बिन ने इतना कहने के बाद हल्का रुक कर आगे कहा, उसने कुछ कैनिबल ट्राइब वालों को भी अपने गुट में शामिल किया था। आज चेयरमैन खुद उसे लेसन देने के लिए चाइना जाने वाले थे, मगर आज तो नानी माँ की फ्यूनरल है, शायद आज वो चाइना नहीं जाएंगे, वरना सबका ध्यान इस बात पर आ जाएगा और लोगों को उनकी आइडेंटिटी पर शक होने लगेगा। 2 साल पहले रॉकवेव ने लगभग कैनिबल ट्राइब से जुड़े हर एक इंसान का अस्तित्व मिटा दिया था, मगर कैनिबल ट्राइब से जुड़े कुछ छिपे हुए लोग अब भी बच गए थे। उनका वेब रॉकवेव की तरह ही दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ था, उन्हें पूरी तरह मिटा पाना संभव नहीं था। हालांकि रॉकवेव अब भी उन लोगों को मिटाने के काम में लगी हुई थी। बेला ने बिन की पूरी बात सुनी, मगर उसने बिन को ये नहीं बताया कि कार्तिक ऑलरेडी चाइना जा चुका है। चुगली करने की उसे आदत नहीं थी। बेला ने सैम की तरफ अपना रुख किया और उसकी आंखें एकदम से सिकुड़कर छोटी हो गई। सैम ब्रिटिश रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता था, उसकी उम्र भी बेला जितनी ही थी। रिश्ते में सैम कार्तिक का कजन लगता था। प्रोफेशन से सैम एक फुटबॉलर था। फिलहाल सैम इंग्लैंड फुटबॉल टीम का कैप्टन था। ब्रिटेन की महारानी सैम की दादी थी, मगर अपनी सगी दादी का फ्यूनरल छोड़कर सैम यहाँ घूम रहा था। बेला ने सैम को घूरते हुए पूछा, आप लोगों की नजरों में अब और कितना ज्यादा नीचे गिरने वाले हो प्रिंस सैम? आज तुम्हारी दादी का फ्यूनरल है ना, फिर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? विलियम ने ऑलरेडी तुम्हारी इमेज की माँ बहन एक कर रखी है, और इसके बावजूद तुम अपनी रेबल हरकतों से उसे और ज्यादा मौका देते रहते हो खुद को नीचा दिखाने के लिए। अब तो सुधर जाओ, वरना विलियम तुम्हें कुचल कर सब कुछ हासिल कर लेगा। ऑलरेडी परिवार में तुम्हारी जगह कीड़े मकोड़े जैसी है, इसे अब कितना नीचे ले जाना चाहते हो तुम? विलियम सैम का कजन था। हर बड़े परिवार की तरह ब्रिटिश रॉयल फैमिली में भी पावर हासिल करने के लिए अक्सर आपसी मतभेद और गृह कलेश होता रहता था। बेला की फटकार सुनने के बाद भी सैम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी लापरवाह और घमंडी दिख रहा था। सैम ने चेयर से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, सिस्टर बेला, जिस राजपाट के लिए विलियम अच्छा और सच्चा बनने का ढोंग करता रहता है उसमें मुझे कोई दिलचस्पी है, इसीलिए मैं फालतू के दिखावे नहीं करता हूँ। और रही बात मेरी इमेज की, तो मुझे नहीं लगता वो इससे ज्यादा भी खराब होगी। परिवार में मेरी इमेज पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है, सब मुझे विद्रोही कहते हैं और अब मुझे ये औरा पसंद आने लगा है, इसीलिए मैं अब कोई झूठे ढोंग नहीं करने वाला हूँ। ऐसे में मेरे ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं होता है, वरना ये मत करो वो मत करो। हाँ, रेबल बनाना गुलाम बनने से बेहतर है। सैम की बात सुनकर बेला ठंडी आह भरने के अलावा और कुछ ना कर पाए। सैम को समझना पत्थर पर सर मारने जैसा ही था। उसे शुरू से ही राजशाही जीवन जीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो हमेशा से कैफरी जिंदगी जीता आया था। बेला, बिन, निखिल और सैम आपस में कैजुअली बात कर ही रहे थे, तभी एक टॉल और मैस्कुलर लड़का बगैर नॉक किए स्टडी रूम के अंदर दाखिल हुआ।
ब्लैक विंटेज सूट में वह लड़का बेहद ही हैंडसम दिख रहा था, मगर उस लड़के के हैंडसम चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था। उसका चेहरा पत्थर के समान कठोर था। उम्र उसकी तकरीबन 30 साल की थी। बेला ने उस लड़के को देखते ही कठोर लहजे में पूछा, पिछले 2 दिनों से कहां थे तुम चार्ली? जवाब देने के बजाय चार्ली चुपचाप बेला के पास आया। फिर उसने सावधानी के साथ बेला का दाया पकड़ा। बेला को उसी हाथ में गोली लगी थी। बेला के जख्म पर लगी पट्टी को छूते हुए चार्ली ने पूछा, क्या आपको अब भी दर्द हो रहा है? बेला ने चार्ली के कंसर्न को नजरअंदाज करते हुए सख्ती से पूछा, चार्ली, मैंने तुमने कुछ पूछा है? बताओ मुझे, पिछले 2 दिनों से तुम कहां थे? मैं श्रीलंका गया हुआ था। कुछ काम बाकी रह गए थे, उन्हीं को निपटाने गया था। क्या आपके पति ने आपको इस बारे में बताया नहीं? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। तुम उससे जितना नफरत करते हो, वो भी तुमसे उतना ही नफरत करता है। वैसे वापस कब आए तुम वहां से? कल। चार्ली का जवाब सुनते ही बेला ने उससे एक टक घूरते हुए कहा, कल रात ही किसी ने एमा का मर्डर कर दिया चार्ली। कितना बड़ा इत्तेफाक है ना ये। तुम भी कल ही वापस आए, वो भी काम पूरा किए बगैर, और एमा का मर्डर भी कल रात ही हो गया। बेला की बात सुनकर चार्ली ने उसकी आंखों में देखा। उसकी हल्की ग्रीनिश आंखों में इंसानियत का नामो निशान नहीं था। चार्ली ने अचानक खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कहा, बहुत बढ़िया, अब तो धरती का बोझ कम हो गया। चार्ली की बात सुनते ही बेला ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा, चार्ली, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने एमा को मारा है? बेला की गुस्से भरी आवाज सुनकर चार्ली ने जवाब देने के बजाय उसे हैरान नजरों से घूरते हुए कहा, सिस्टर बेला, आप उस यूजलेस लड़की के लिए मुझ पर चिल्ला रही हो। क्या वो लड़की आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? चार्ली की बात सुनकर बेला ने लंबी गहरी सांस लेकर बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया। बिन, सैम और निखिल चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे। बेला ने अपनी मुठियां भींचते हुए कहा, लड़के, तुम 30 साल के हो चुके हो। क्या तुम अब बचकानी हरकतें और बातें करना बंद करोगे और चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दोगे, या फिर मैं अपने तरीके यूज करूं? बेला की आवाज में एक वार्निंग थी। चार्ली ने इस बार बड़ी मुश्किल से अपनी सेल्फ इनसिक्योरिटी कंट्रोल करते हुए कहा, सिस्टर बेला, मैंने नहीं मारा है उस यूजलेस लड़की। हालांकि मैं उसे जान से मारना चाहता था, मगर फिर आप गुस्सा हो जाओगी ये सोचकर मैंने बस उसे उसके ही दवाई का स्वाद चखा दिया। चार्ली की बात सुनकर बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज में चार्ली को कल रात एमा के कमरे में घुसते हुए देख लिया था। उसे पता था कि चार्ली ने ही एमा की बाजू पर गोली मारी है, मगर एमा का मर्डर करने वाला इंसान चार्ली नहीं था। वो कोई और ही इंसान था, जिसने चार्ली के बनाए गए लूप होप का यूज करके अकीरा की सिक्योरिटी शील्ड को चकमा दिया था। अपनी आंखें खोलने के बाद बेला ने चार्ली को कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनते ही चार्ली का हैंडसम चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। चाइना, बीजिंग। पार्लियामेंट हाउस के अंदर चाइना के अनगिनत लीडर्स बैठे हुए थे। चाइना का करंट प्रेसिडेंट माओ जेडोंग वही खड़ा कोई स्पीच दे रहा था। तभी अचानक वहां कई सारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते पूरे पार्लियामेंट हाउस को काले कपड़ों वाले गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया। उन गार्ड्स का चेहरा मास्क से कवर्ड था। उनके हाथों में किसी भी तरह का हथियार नहीं था, मगर उनके आसपास मौजूद मर्डरस ऑरा और उन गार्ड्स की सूट पर मौजूद ब्लैक विंग सिंबल ने वहां मौजूद हर एक शख्स को दहशत के समंदर में डुबो दिया था। माओ जेडोंग ने अपनी घबराहट दबाते हुए अपने पीए से धीमी आवाज में पूछा, ये ब्लैक बिट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में पीए ने अपना राल निगलते हुए फुसफुसा कर कहा, सर, जहां तक मैं जानता हूं, उसके मुताबिक ब्लैक विंग वाले ऐसे कहीं तभी जाते हैं जब चेयरमैन उस जगह पर आने वाला हो। सर, आपको ब्लैक नोटिस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। पीए की बात सुनते ही माओ जेडोंग का दिल घबराहट और दहशत से भर गया। पहले उसने सोचा था कि कार्तिक कपूर की तरफ वो भी ब्लैक नोटिस को नजरअंदाज कर देगा, मगर उसका ये आइडिया कुछ खास अच्छा नहीं था। तकरीबन आधे घंटे के सन्नाटे के बाद एक बार फिर से पार्लियामेंट में किसी के भारी कदमों के आवाज गूंजने लगी। सबने आवाज की दिशा में देखा तो उनकी नजर उस लंबे चौड़े इंसान पर गई, जिसने ब्लैक ओवरकोट और लेदर बूट्स पहन रखा था। उस इंसान का चेहरा पूरी तरह से मास्क से कवर था, मगर फिर भी पार्लियामेंट में मौजूद लोगों को उस इंसान को पहचानने में एक सेकंड नहीं लगा। माओ जेडोंग उस इंसान को देखते ही घुटनों में बल बैठ गया और उसने एकदम से गिराना शुरू कर दिया, चेयरमैन सर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि इस देश को ही छोड़कर चला जाऊंगा। प्लीज एक मौका। माओ जेडोंग की गुहार सुनकर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद वो पॉलिटिशियंस हक्के बक्के रह गए, जिन्होंने नया पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और जिन्हें चेयरमैन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। चेयरमैन ने माओ जेडोंग की गुहार सुनी, मगर उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नजर अपने बगल में खड़े उस लड़के को देखा, जो कि ब्लैक विंग का कैप्टन था।
चेयरमैन की नजरों का इशारा समझते ही कैप्टन आगे बढ़ा। उसने ना जाने कहां से अचानक एक चमचमाती तलवार निकाली और अगले ही पूरे पार्लियामेंट हाउस में माओ जेडोंग की खौफनाक चीख गूंजने लगी। कैप्टन ने माओ जेडोंग का सर धड़ से अलग कर दिया था। वहां की फर्श पलक झपकते ही खून को नदी में तब्दील हो गई। वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल दहशत के मारे कांपने लगा था। कईयों ने तो अपनी आंखें जोर से मिच रखी थी। उनका दिल उस खून की होली को देखने की इजाजत नहीं दे रहा था। कैप्टन ने माओ जेडोंग का कटा हुआ सर पार्लियामेंट हाउस के बाहर टॉप पर टांग दिया। फिर वो लोग जैसे वहां आए थे वैसे ही चुपचाप वहां से चले गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या कहा था बेला ने चाली से? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।